हाँ तो बच्चों, हम अपने दूसरे पाठ पे थे, अनमोल रस्सी। इसमें हमने बीरबल की चतुराई के बारे में जाना। खुसरो खुसरो ने नगर सेठों को डरा करके कुछ धन ले लिया। फिर क्या हुआ? फिर बीरबल ने भी उससे अधिक धन कमाने के लिए एक चाल चली, जो हम लोग जान रहे थे। तो इस पाठ का शेष भाग हम लोग पढ़ते हैं। हाँ तो बच्चों, इस पाठ में हमने अब तक क्या पढ़ा था? हमने यह देखा कि बादशाह अकबर के दरबार में उनका एक दरबारी, जो उनका सालाबी था, वह बीरबल से ऊंचा ओहदा या पद पाना चाहता था। उसने अपनी बहन जीनत की मदद से ऊंचा पद पाने के लिए बादशाह अकबर पे दबाव डलवाया। तो बादशाह अकबर बहुत समझदार थे। उन्होंने जीनत को समझाया कि हम लोग खुसरो और बीरबल की परीक्षा ही ले लेते हैं, और जो परीक्षा में सफल रहेगा उसे ऊंचा पद या ओहदा मिल जाएगा। इस बात को जीनत मान गई। तो बच्चों, बादशाह अकबर ने क्या किया? उन्होंने 2 गज रस्सी के टुकड़े दोनों को दिए। किसको? खुसरो को और बीरबल को। और कहा कि जाओ, जो अधिक धन कमा के लाएगा इस रस्सी से, जो अधिक से अधिक धन कमा के लाएगा वही बुद्धिमान कहलाएगा, और उसे ही ऊंचा पद मिलेगा, मेरे दरबार में उसे ऊंचा ओहदा मिलेगा। खुसरो ने क्या किया? वह नगर के सेठों के पास गया, उन्हें डराया और कहा कि आपको ये 2 गज जो रस्सी है बादशाह अकबर की, आपको ये अपने ख़रीदनी पड़ेगी। आप इसको अपने यादगार के रूप में रख सकते हो। और इसके बदले में उसने 50,000 अशर्फियाँ इकट्ठी कर दी। और सेठों ने भी न चाहते हुए भी दे दिया, क्योंकि वह खुसरो को नाराज़ नहीं करना चाहते थे। वह नहीं चाहते थे कि खुसरो, जो कि बादशाह का रिश्तेदार है, साला है, वो दुखी होके या गुस्सा होके या नाराज़ होके वहाँ से जाए। तो उन्होंने कितनी अशर्फियाँ जमा करी थी बच्चों? 50,000। और खुसरो ने सोचा कि अब इतनी अशर्फी तो मैंने जमा कर ली, डरा के बीरबल तो नहीं कर पाएगा, और परीक्षा में मैं जीत जाऊंगा। लेकिन बीरबल, हमने देखा बीरबल बहुत समझदार थे। उन्होंने भी क्या किया? उसने उस 2 गज रस्सी के टुकड़े को ले लिया और नगर सेठ के घर पहुंच गया। उसने नगर सेठ को बुलाया भी नहीं, और क्या करना शुरू कर दिया? उसकी हवेली को नापने लगा। जब नगर सेठ को पता चला कि बीरबल खुद उसकी हवेली के बाहर रस्सी से कुछ नाप कर रहे हैं, तो वो दौड़े दौड़े आया और यह जानना चाहा कि क्यों बीरबल को उनकी हवेली नापनी पड़ रही है, क्या कारण है। तो बीरबल ने क्या कहा कि अरे, आप महाराज का हुक्म है, मैं तो उनका सेवक हूँ। वे सड़कें चौड़ी करवाना चाहते हैं, शायद आपकी हवेली ज़रूर टूटेगी, और सड़क चौड़ा करने के लिए आपके हवेली का कुछ हिस्सा, आगे का हिस्सा हमें तोड़ना पड़ेगा, तभी जाके रास्ता या सड़क चौड़ी हो पाएगी। और हम जानते हैं
हर व्यक्ति को अपना घर सबसे प्यारा होता है। फिर क्या हुआ, शेष हम लोग अब पढ़ते हैं। उधर बीरबल रस्सी का टुकड़ा लेकर सीधा नगर सेठ की हवेली पर गया। उसने किसी से कुछ कहे बिना नगर हवेली को नापना शुरू कर दिया। नगर सेठ को पता चला तो वह दौड़ा आया और बीरबल से पूछा, आप हवेली क्यों नाप रहे हैं, क्या बात है? बीरबल ने शांत स्वभाव में उत्तर दिया, कोई ख़ास बात नहीं है। बादशाह सलामत ने सड़कें चौड़ी करने का हुक्म दिया है। मैं नाप कर देख रहा था कि आपकी हवेली का कितना हिस्सा रास्ते में आता है, उसे तोड़ना पड़ेगा। तो बीरबल बहुत समझदार थे, चतुर थे। उन्होंने जो नगर के सबसे बड़े सेठ, नगर सेठ जिसे कहते हैं बच्चों, जो सबसे अमीर सेठ होता है, सबसे बड़ा सेठ होता है, उसे नगर सेठ कहते हैं, सीधा उसके घर पे गया। उसको बुलाया तक नहीं, घर के बाहर ही उसकी हवेली को नापना शुरू कर दिया। जब नगर सेठ तक बात पहुंची कि बीरबल जो कि अकबर के मुख्य दरबारी हैं, अगर वे उसकी हवेली नाप रहे हैं तो ज़रूर कुछ बात है, वे डर गया। वह दौड़े दौड़े आया और उसने बीरबल से शांत स्वभाव में कहा कि आप ये क्या कर रहे हैं, बात क्या है, हमें बताइए। तो उसको काफ़ी चिंता हुई कि इतना बड़ा दरबारी रस्सी लेके खुद उनकी हवेली नाप रहा है, ज़रूर कोई बात है। तो बीरबल ने भी कोई जल्दी नहीं दिखाई, बड़े शांत भाव से उनको समझाया कि वे तो अपना फ़र्ज़ निभा रहे हैं। उन्होंने बादशाह सलामत ने कहा है कि सड़कें चौड़ी करनी है और उनका हुक्म तो मानना ही पड़ेगा, तो इसीलिए वे नाप के देख रहे थे कि सड़क चौड़ी करने में आपकी हवेली का कितना हिस्सा रास्ते में आता है, उसको तोड़ना पड़ेगा। हवेली तोड़े जाने की बात सुनकर नगर सेठ के होश उड़ गए। होश उड़ जाना का अर्थ है घबरा जाना। होश उड़ गए तो इसमें हमने क्या देखा कि अपनी चतुराई से उन्होंने डरा दिया। किसको डरा दिया? नगर सेठ को। उन्होंने कोई उस पर दबाव नहीं बनाया, केवल बादशाह को हुक्म सुनाया। तो नगर सेठ के होश उड़ गए, क्योंकि सबको अपना घर प्यारा होता है और वह नहीं चाहता था कि उसका घर टूटे, क्योंकि बादशाह का हुक्म होता तो बीरबल को तोड़ना पड़ता और बादशाह के हुक्म को कोई अस्वीकार नहीं कर सकता। वो घबरा गया। हवेली तोड़ी जाने की बात सुनकर नगर सेठ के होश उड़ गए। उसने घबरा कर कहा, क्या हवेली गिराना ज़रूरी है? नहीं, पूरी नहीं, बस हवेली के आगे का हिस्सा तोड़ना होगा, बीरबल ने कहा। तो बीरबल भी बहुत समझदार था। उसने उसको डराते हुए कहा कि पूरी तो हवेली नहीं टूटेगी आपकी, आप परेशान मत होइए, और लेकिन आगे का हिस्सा तो तोड़ना ही पड़ेगा। ये बात, हवेली तोड़ने की बात सुनकर नगर सेठ घबरा गया। मैंने कहा बच्चों, घर सबको प्यारा होता है, चाहे आदमी अमीर हो चाहे गरीब हो, सबको अपना घर प्यारा होता है। तो वह नहीं चाहता था कि उसका कुछ हिस्सा गिर जाए, खासकर आगे वाला हिस्सा जो सुंदर बनाया जाता है, और हवेली देखने में भी आलीशान थी। नगर सेठ डर गया कि अगर आगे का हिस्सा तोड़ दिया जाए तो हवेली सुंदर ही नहीं लगेगी, पूरी सुंदरता ख़त्म हो जाएगी। अजी आगे का हिस्सा गिर जाएगा तो बचेगा क्या? यही बात उसने बीरबल को बताई कि आगे का हिस्सा ही लोग अपना सुंदर बनवाते हैं, और अगर वो टूट जाएगा तो उसकी हवेली सुंदर नहीं लगेगी, उसका
उसकी हवेली खराब लगेगी। उसने कैसे समझाया कि किसी की नाक काट ली जाए तो चेहरा सुंदर रहेगा क्या? नगर सेठ ने कहा, जैसे नाक कट जाने पे चेहरा कितना भी सुंदर हो अच्छा नहीं लगता है। तो यही बात उसने कहा कि अगर आगे मेरे हवेली का आगे का हिस्सा ही अगर तोड़ दिया जाए, गिरा दिया जाए, तो मेरी पूरी हवेली बेकार हो जाएगी, बहुत ख़राब लगेगी, उसकी सुंदरता चली जाएगी, किसी काम की नहीं रहेगी। ये सब बात उसके। बीरबल बोला, देखिए सेठ जी, बादशाह का हुक्म है, मैं क्या कर सकता हूँ। तो इस पर भी बीरबल ने बड़ी सूझबूझ से उसको समझाया कि मैं नहीं चाहता कि आपकी हवेली गिर जाए, लेकिन बादशाह अकबर की बात तो टाली नहीं जा सकती। तो उन्होंने क्या किया, उसने नगर सेठ को बता दिया कि बीरबल नहीं चाहता कि उनकी हवेली टूटे, लेकिन बीरबल को उनकी हवेली तोड़नी ही पड़ेगी क्योंकि वह सड़क के बीच में आ रही है। नगर सेठ दुखी होकर कहने लगा, मेरी तो लाखों की हवेली खाक में मिल जाएगी। खाक में मिलना बच्चों, धूल में मिलना, बर्बाद हो जाना, ठीक है। एक मुहावरा है, खाक में मिलना का अर्थ होता है धूल में मिल जाना, बर्बाद हो जाना। तो नगर सेठ दुखी हो गया। उसने कहा कि मेरी लाखों की हवेली है, लाखों रुपए मैंने इसको लगाए हैं बनाने में, और अगर उसका आगे का हिस्सा तोड़ दिया जाएगा तो किसी काम की नहीं रहेगी और उसकी हवेली बहुत ख़राब लगेगी, पूरी सुंदरता चली जाएगी। इससे क्या हो गया, नगर सेठ काफ़ी डर गया। अब वह जान गया कि उसकी हवेली को कौन बचा सकता है, केवल बीरबल। क्योंकि सड़क चौड़ी करने में आगे वाला हिस्से, सड़क के दोनों तरफ के रास्ते होते हैं ना बच्चों, दोनों तरफ घर बने होते। अगर सड़क के दूसरी तरफ का अगर घर गिरा दिया जाए तो सड़क भी चौड़ी हो सकती है। तो ये कौन काम कर सकता था, बीरबल। क्योंकि बीरबल का क्या हुक्म था, उसको सड़क चौड़ी करने का हुक्म था। वह चाहता तो नगर सेठ की हवेली छोड़ देता, बल्कि सड़क के आगे वाले जगह के मकान गिरा सकता था और सड़क चौड़ी हो जाती और नगर सेठ की हवेली भी बच जाती। तो अब किसके हाथ में सब कुछ था, बीरबल के हाथ। नगर सेठ समझ गया था कि अब बीरबल चाहे तो उसकी हवेली बचा सकता है। बीरबल मुस्कुराकर बोले। तो बीरबल ने अभी धन की मांग नहीं की थी। अभी तक उन्होंने केवल नगर सेठ को डराया ही था। उन्होंने क्या कहा, बीरबल मुस्कुराकर बोले, सेठ जी लाखों की हवेली मुफ्त में ही बचा लेना चाहते हैं। नगर सेठ बीरबल का इशारा समझ गया। तो बीरबल ने धन की मांग नहीं की, लेकिन इशारे में ही बता दिया कि आपकी तो लाखों की हवेली है, इसको बचाना है तो कुछ तो खर्च करना पड़ेगा। इन्होंने क्या कहा, इशारे में कहा, सीधा नहीं मांगा धन। तो उन्होंने क्या बोला, इशारे में बता दिया कि आप चाहो तो अपनी हवेली बचा सकते हो, अभी आपके हाथ में, आपकी लाखों की हवेली है और वो लाखों की हवेली बच सकती है। आपको क्या करना पड़ेगा, मुफ्त में नहीं बचा सकते, आपको कुछ पैसा लगेगा। तो उन्होंने इशारे में ये बात नगर सेठ को समझा दी। वह हवेली के भीतर गया और उन्होंने अशर्फियों से भरी एक थैली लाकर बीरबल को पकड़ा दी। नगर सेठ बहुत समझदार था, वह जान गया था कि अब उसकी हवेली केवल बीरबल ही बचा सकता है। तो फटाफट उसने अपनी हवेली बचाने के लिए फिर से घर गया। हवेली से एक थैली भर करके अशर्फियाँ लाया। अशर्फियाँ क्या होते हैं बच्चों, अशर्फियाँ सोने के सिक्के। तो बीरबल ने बड़ी समझदारी से, चतुराई से नगर सेठ को डरा भी दिया तथा उसकी हवेली न तोड़कर उस पर एहसान भी जता दिया कि मेरे कारण आपकी हवेली बच रही है।
और उस बदले में उसने उससे धन भी ले लिया, बिना मांगे ही धन ले लिया। क्योंकि नगर सेठ या कोई भी अपने घर को बहुत प्यार करता है, वो इतनी जल्दी तोड़ने नहीं देता। तो उस बदले में उसे बहुत सी अशर्फी मिली। इसी तरह अब बीरबल को पता चल गया था कि सब सेठ नगर में और भी बहुत सेठ हैं, वे भी अपनी हवेली बचाना चाहेंगे। तो उसी ने बीरबल ने इसी तरह नगर के कई सेठों की हवेली पर जाकर वही चाल अपनाई और उन्हें मूर्ख बनाकर 5 लाख अशर्फियाँ जमा कर ली। तो उसके बाद बीरबल हर सेठ के घर पे गया, उनके हवेली के आगे जाता था, नापता था। जब वे आते थे तो उनकी हवेली बचाने की बात करता था। और उन्होंने जल्द ही कितनी अशर्फियाँ जमा कर ली? 5 लाख अशर्फियाँ जमा कर ली। और खुसरो ने कितनी जमा की थी? 50,000, वो भी डरा कर। इन्होंने उनको एहसान जता के पैसे ले लिए थे कि मैंने आपकी हवेली बचाई है। अगले दिन दरबार लगा। खुसरो 50,000 अशर्फियाँ लेकर दरबार में मौजूद था। खुसरो बहुत खुश था कि उसने 50,000 उस रस्सी के टुकड़े के 2 गज रस्सी के टुकड़े के बदले 50,000 अशर्फियाँ जमा की हैं। और उसे पूरा भरोसा था कि बीरबल इतना धन नहीं कमा पाएंगे। 2 गज रस्सी के बदले उनको कोई इतना धन नहीं दे पाएगा। बादशाह अकबर दरबार में तशरीफ़ लाए। तो तशरीफ़ लाना मतलब आए, पधारे। तशरीफ़ लाए मतलब आना, पधारना। ये कठिन शब्द है। तशरीफ़ लाए अर्थ होता है आना या पधारना। उन्होंने इधर उधर देखा, उन्हें बीरबल कहीं दिखाई ना दिए। जीनत के चेहरे पर मुस्कान थी। अकबर ने इधर उधर देखा कि खुसरो तो दिख रहे हैं, बड़े खुश भी हैं, लेकिन बीरबल नहीं दिख रहे। और जीनत के चेहरे पे भी मुस्कान थी। वे जान गई थी कि बीरबल धन नहीं कमा के आया है, इसीलिए वह शर्म के मारे दरबार में ही नहीं आए। वे बड़े खुश थे कि नियत समय में 1 दिन का समय मिला था। अगर उसमें वे धन कमा के नहीं ला रहे हैं या धन नहीं कमाए हैं तो परीक्षा में तो असफल हो जाएंगे। और दोनों बहन भाई खुश थे। कौन? खुसरो और उसकी बहन जीनत, क्योंकि बीरबल नहीं दिख रहे थे। अब उन्होंने मान ही लिया था कि खुसरो जीत गए हैं और बीरबल शर्म से या परीक्षा में हार के कारण धन नहीं कमा पाए हैं, इसीलिए उनकी हिम्मत दरबार में आने की भी नहीं हो रही। तो उन्होंने मन में ऐसी कल्पना की। फिर क्या हुआ? खुसरो ने आगे बढ़कर 50,000 अशर्फियाँ अकबर के सामने रख दी। और उसके बाद खुसरो ने 50,000 अशर्फियाँ जो उन्होंने नगर सेठों को डरा करके जमा करवाई थी, ली थी, अकबर के सामने रख दी कि देखो ये है मैंने आपकी 2 गज रस्सी थी, उसके बदले में 50,000 अशर्फियाँ कमाई हैं या लाई हैं। तभी बीरबल दरबार में उपस्थित हुए। उसी समय बीरबल भी दरबार में आए। उन्होंने रस्सी का टुकड़ा अकबर के सामने रख दिया। अकबर ने हैरानी से पूछा, क्या तुम खाली हाथ आए हो बीरबल?
तो बीरबल ने क्या किया, उन्होंने तो, खुसरो ने अपनी वो जो बादशाह अकबर की रस्सी थी वो नगर सेठों को दे दी थी, बेच दी थी, कही थी कि इसे आप रख लीजिए निशानी के तौर पे। किसकी निशानी के तौर पे रखेंगे? अकबर की रस्सी की निशानी के तौर पे रख लीजिए। लेकिन बीरबल ने उस रस्सी को बेचा नहीं, उसने लाके दरबार में रख दिया। तो एक बार तो बादशाह अकबर को भी लगा कि शायद बीरबल इस रस्सी के बदले कुछ धन नहीं कमा के लाए हैं, इसीलिए वह रस्सी को ही रख रहे हैं। उन्होंने रस्सी का टुकड़ा अकबर के सामने रख दिया। अकबर ने हैरानी से पूछा, क्या तुम खाली हाथ आए हो बीरबल? बीरबल मुस्कुराए और अपने सेवकों को बुलाया। सेवकों के कंधे पर बड़ी बड़ी थैलियां लदी हुई थी। तो बीरबल जान गए कि अकबर को भी हैरानी हो रही है कि शायद वे कुछ नहीं कर पाए, केवल अकबर की जो 2 गज की रस्सी थी वही लौटा रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, वे मुस्कुराए और उन्होंने अपने सेवकों को अंदर बुलाया। सेवकों के कंधे पे बड़ी बड़ी थैलियां लदी हुई थी। बीरबल ने थैलियां उतरवाकर अकबर के सामने रखते हुए कहा, जहाँ पना, आपके दिए रस्सी का टुकड़ा तो अनमोल है, इसी छूने भर के बदले 5 लाख अशर्फियाँ लाया हूँ। किसकी हिम्मत है जो इस अनमोल रस्सी का मोल लगा सके? तो उन्होंने क्या समझाया, बादशाह को बताया कि रस्सी, आपकी रस्सी तो अनमोल है, इसका तो कोई मोल ही नहीं लगा सकता, इसको कोई खरीद भी नहीं सकता। मैंने इस रस्सी के छूने से ही 5 लाख अशर्फियाँ जमा कर ली। आपकी रस्सी इतनी अनमोल है कि किसी की क्या हिम्मत कि इसको खरीद सके या इसका मूल्य या इसका दाम लगा सके। आपकी रस्सी अनमोल है। और यह कहकर रस्सी भी अशर्फियों के साथ बादशाह अकबर के पास रख दी। अकबर के मुख पर प्रशंसा और गर्व का भाव उभर आए। अकबर काफ़ी खुश हुए और उन्हें गर्व भी हो रहा था, क्योंकि वह जानते थे कि बीरबल से कोई ज़्यादा चतुर है ही, बुद्धिमान या चतुर हो ही नहीं सकता। प्रशंसा का अर्थ क्या होता है कि खुश हो गए। बादशाह अकबर के मुख पर प्रशंसा और गर्व का भाव हुआ। तो बच्चों, प्रशंसा खुशी का था। वो खुश किस लिए हो गए? क्योंकि उन्होंने जीनत को और खुसरो को बता दिया था कि आप बीरबल से ऊंचे पद पे नहीं जा सकते, आप बीरबल के आसपास भी नहीं हैं बुद्धिमानी में, और आप ये परीक्षा हार गए हैं। इसीलिए वे प्रसन्न थे। और गर्व किस लिए था? क्योंकि उन्होंने सही व्यक्ति को सही पद दिया था। उन्होंने मुस्कुराते हुए जीनत की ओर देखा। जीनत और खुसरो की गर्दन झुकी हुई थी। तो दोनों बहन भाई जीनत और खुसरो जान गए थे कि वे परीक्षा में हार गए हैं और बीरबल उन्हें बड़ी आसानी से हरा चुके थे। उन्होंने उस रस्सी का बेचा भी नहीं था और बिना बेचे ही 5 लाख सोने की अशर्फियाँ कमा के ले आए थे। तो अब इनमें जीनत और खुसरो को बताने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी कि आप लोग या खुसरो परीक्षा में हार गए हैं, क्योंकि बीरबल ने बहुत अधिक धन कमा के दिखा दिया था, वो भी बिना रस्सी को बेचे, बिना रस्सी का मूल्य लगाए। तो बच्चों, ये थी हमारी कहानी।
तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि बुद्धिमानी से कुछ भी हासिल किया जा सकता। हमें ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। अपने से काबिल व्यक्ति से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। दूसरा एक है तो ये था हमारा पाठ। पाठ का नाम था अनमोल रस्सी। ये अनमोल रस्सी क्यों कहा गया है? क्योंकि जो परीक्षा में बीरबल ने बादशाह के 2 गज जो साधारण सी रस्सी थी उसको अनमोल बना के पेश किया। उन्होंने उसका मूल्य नहीं लगाया। उसने रस्सी को केवल नगर सेठों को डराने के लिए ही इस्तेमाल किया, बेचने के लिए नहीं। और अपनी बुद्धिमानी के कारण उन्होंने नगर सेठों को डराया भी और उन पे एहसान भी दिखाया कि बीरबल ही है जो आपकी हवेली बचा सकता है। खुसरो ने क्या किया? खुसरो ने उनको डराया। क्या डराया? कि आपको लेना ही पड़ेगा। सेठ भी डर गए क्योंकि वे बादशाह अकबर के रिश्तेदार को दुखी या नाराज़ नहीं करना चाहते थे। वे नहीं चाहते थे कि अकबर का साला, अकबर का रिश्तेदार उनके यहाँ से नाराज़ होके जाए। हो सकता है वह बादशाह से कह के सेठों को सज़ा भी दिलवा सकता था। और नगर के सेठों ने डर के मारे, किसके डर के मारे? खुसरो के डर के मारे सब धन जमा करके दिया था चंदे के रूप में। लेकिन बीरबल ने उसी रस्सी को लेकर नगर सेठ के पास गया, बाकी सेठों के पास गया, उनके हवेली को नापने लगा तथा उनको विश्वास दिलाया कि केवल वही है जो उनकी हवेली बचा सकता है गिरने से। तथा उसने उनसे धन भी ले लिया और उनको अपने एहसान में भी रखा कि मैंने आपकी हवेली बचा दी, नहीं तो सड़क चौड़ी करने में आपकी हवेली मुझे तुड़वानी पड़ती। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। अगर व्यक्ति काबिल है तो हमें उससे ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए और बुद्धिमान व्यक्ति की ही विजय होती है। बुद्धिमान व्यक्ति ही प्रशंसा का पात्र बनता है। तो बच्चों, इसके अंदर शब्दार्थ और मुहावरे भी हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? 1 पेज सुलेख लेखन करेंगे। पाठ 2, 1 पेज सुलेख लेखन अपने नोटबुक में लिखेंगे और एक चित्र बनाएंगे पाठ से रिलेटेड। पाठ पे आधारित होना चाहिए। जैसे कि रस्सी का ही चित्र बना देंगे। रस्सी का चित्र बना के क्या नीचे लिख सकते हैं? बादशाह अकबर की रस्सी या अनमोल रस्सी। हम लोग एक पाठ पर आधारित एक चित्र बना देंगे। बीरबल अकबर तो नहीं बनेगा, अनमोल रस्सी ही बना देंगे। रस्सी बनाना बहुत आसान होता है और उसको कलर भी करेंगे। तो यही हमारा आज का गृह कार्य है। आप लोग गृह कार्य को नोट कर लें। आपको 1 पेज सुलेख लिखना है और एक चित्र, इसी पाठ पे आधारित एक चित्र बनाना है। चित्र में आप अनमोल रस्सी का ही चित्र बना सकते हैं। तो एक रस्सी का चित्र बना दीजिएगा
नीचे लिख देना अनमोल रस्सी या बादशाह अकबर की अनमोल रस्सी। कल हम इसके शब्दार्थ करेंगे तथा मौखिक और लिखित अभ्यास प्रश्न करेंगे।